मैंने बताया कि पत्नी जो है, जो उसने जो रिलीफ मांगे हैं कि साहब घर में घुसने के लिए दिया जाए, घर में रहने का अधिकार दिया जाए, शादी गृहस्थी में रहने का अधिकार दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, ये सारे रिलीफ जो है ना, जब सास मांगेगी तो क्या करेंगे पता है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि सास ने अपने बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस तो कैसे लगा सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ना, वो महिलाओं को संरक्षण देता है और महिलाओं के अंदर सास, बहू, ननद, सारे लोग आते हैं, बेटी भी आती है। लेकिन आमतौर पे देखा गया कि बहुएं जो है वही यूज करती हैं, एक मैकेनिकल मैनर में। एक इनका फॉर्मेट होता है कि धारा 17, धारा 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो दिया है इसमें जो है उसमें रिलीफ मांगते हैं। लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि हमें कैसे काउंटर करना है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी केस होगा, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, और जो ड्राफ्टिंग जो है ना, वो अंत तक चलती है। कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं। जब भी आपकी पत्नी आपके खिलाफ में केस लगाती है तो वो इन्वॉल्व करती है आपके माता पिता को, और उसमें लिखती है कि मेरे साथ में इन्होंने घरेलू हिंसा की, मानसिक प्रताड़ना की, शारीरिक प्रताड़ना की, दहेज की मांग की, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें वो लिखती है। तो मानसिक प्रताड़ना जो है ना, वो एक तरफ से नहीं हो सकती, दोनों तरफ से। ऐसा तो है नहीं है कि हम अगर हमें कोई थप्पड़ मार रहा है तो हम जो हाथ जोड़ के खड़े हुए, उसी के मुकदमे को आधार बना के आपको काउंटर करना है। जितने भी तथ्य उसने अपने मुकदमे में लिखे हैं ना, आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो भी अटैक करना है उसी के मुकदमे में ही कर। क्योंकि देखो, मुकदमा दाखिल करने वाले के पास में केवल एक मौका होता है। जितना उसने लिख दिया, जितना दाखिल कर दिया, उसमें वो काट छाट नहीं कर सकते। लेकिन बचाव पक्ष के पास में हजारों मौके मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जब आपके खिलाफ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया है, या 498 या CRPC 125 वगैरह फाइल किया गया है, तो सास को, ननद को, बेटी को, सबको अधिकार मिला हुआ है कि घरेलू हिंसा के तहत में वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करें। अब जैसा कि मैंने बताया कि पत्नी जो है, जो उसने जो रिलीफ मांगे हैं कि साहब घर में घुसने के लिए दिया जाए, घर में रहने का अधिकार दिया जाए, शादी गृहस्थी में रहने का अधिकार दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, ये सारे रिलीफ जो है ना, जब सास मांगेगी तो क्या करेंगे पता है। कि भैया शादी गृहस्थी जो है, जो हमारी गृहस्थी है, हमारी पुश्तैनी गृहस्थी है, उससे इसको दूर रखा जाए। प्रोटेक्शन आदेश, अगर ये जबरदस्ती अगर घर में घुसने की कोशिश करती है तो इसको दूर रखा जाए। घर में रहने का अधिकार सास के नाम अगर संपत्ति है ना, तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं है, उस बहू का कोई अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति में क्लेम कर सके, उस संपत्ति में जबरन रह सके। अगर इस तरीके की अगर कंडीशन आती है और आपकी पत्नी गलत तरीके से घर में घुसती है और टॉर्चर करने की कोशिश करती है, तो गृह अतिचर जो है ना, हाउस ट्रेसपास का अपराध करती है 441 IPC के तहत में। आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब फाइल करेंगे तो उसमें आपकी पत्नी के द्वारा जो मांगे गए जो रिलीफ है, उसका जस्ट आपको उल्टा चलना पड़ेगा। इसकी ड्राफ्टिंग जो है ना, बहुत हिसाब से और बहुत सोच के करनी पड़े, क्योंकि जो पत्नियां जो होती है ना, उनका जो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट पूरा उतार दिया जाता है, सबका लगभग कॉमन ही रहता है। कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें कि 21 जो DV एक्ट जो है, उसके तहत में टेम्परेरी कस्टडी है बच्चे की। लेकिन उसके तहत में बच्चे हैं नहीं कोई, लेकिन फिर भी आदेश के लिए लिखा जा रहा है। तो एक फॉर्मेट होता है। लेकिन जब सास की तरफ से लगाएंगे, ननद की तरफ से लगाएंगे, तो बहुत सोच समझ के एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमें किस तरीके से रिलीफ देना है। क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। जिस हथौड़े से आपको मारने की कोशिश की है, उसी हथौड़े से आपको भी। ये डिफेंस नहीं है, अटैक है।
क्योंकि ऐसे मामले जो है ना, जो महिलावादी सोच जो है, उन्होंने दिमाग में कीड़ा पाड़ रखा है। पुराने जमाने में घर नहीं टूटते थे, आज की डेट में घर टूट रहे, छोटी छोटी सी बातों पे घर टूट रहे। मालूम है? इसलिए क्योंकि संवेदनशीलता ही नहीं बची है। हर घर में ये समस्या आपके साथ अकेली नहीं है, हर दूसरे घर में है। बस ये है कि हमारी जो बातें हैं वो न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच गई, पुलिस के दरवाजे तक पहुंच गई, उनकी घर के अंदर ही रहेगी। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको पुरजोर विरोध करना है ऐसा, ताकि कि जो लोग जो है ना, जो घर के अंदर हैं, वो लोग भी बाहर निकल के आए और वो लोग भी आगे मूवमेंट करें। क्योंकि इस तरीके से हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। कानून जो बनाए गए थे वो महिला को संरक्षण देने के लिए बनाए थे। जब महिलाएं कमजोर वर्ग की महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, लेकिन आजकल की डेट में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ज्यादा इसका दुरुपयोग कर रही है। और जो वास्तविक जो पीड़ित हैं, वो मालूम है वो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही, सही मायने में नहीं निकल पा रही। तो इनका जो मुकदमा है ना, उसमें सिर्फ डिफेंस नहीं करना है, डिफेंस के साथ साथ आपको अटैक भी करना है। जो डोज आपको दिया है ना, उसी डोज से सामने वाले को देना। ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीजें हैं जो सामने आती है, और हमेशा ये कोशिश की जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो मुकदमा फाइल किया गया है आपके विरुद्ध में, उसमें बहुत सारे रिलीफ होते हैं जो आपको पूरी तरीके से डैमेज कर जाते हैं। अगर एक आदेश हो गया, एक में आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक दूसरा हो जाता है, दूसरे में बचने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तीसरा हो जाता है। जब तक आप अपनी बात ढंग से नहीं रखेंगे, तरीके से नहीं रखेंगे, तब तक कोई बेनिफिट नहीं। क्योंकि महिलाओं का माइंडसेट है कि भाई कितना भी गलत बोल दो, कुछ भी बोल दो, उनका ही पक्ष होगा, क्योंकि इसमें सारे एक पक्षीय आदेश होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में मैं पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत कानूनी बारीकियां बताई। आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, और आप अपनों को बचाव कर सकते हैं। मैं देखो आप लोगों से नहीं कहता हूँ कि आप लोग मुझसे संपर्क करें। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के, आज भी मुझे फीवर था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे वीडियो से अगर किसी को ज्ञान मिल रहा है और किसी की जान बच रही है, किसी का परिवार बच रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप लोग हमसे संपर्क करें। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लायक हैं, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि अगर मैं आपके लायक हूँ, आप लोग लायक वर्ड समझते हैं, तो हमसे संपर्क करें और हम कोशिश करेंगे आपको बचाने। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, सिर्फ आपको एजुकेट करने का, ताकि कि आप इधर उधर गुमराह ना हो और आपको सटीक जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको ड्राफ्टिंग में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप लोग हमसे बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा टाइम आपके लिए भी निकालेंगे। पिछले 13 सालों से हम ये अपनी व्यक्तिगत मुहिम जो है वो चला रहे हैं, और आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा है, और आप लोगों से निवेदन है कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा तेज करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि एक जब लड़का मरता है ना, सुसाइड करता है, तो उसका पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं होता, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं होता। इसलिए ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में जब एक याचिका फाइल की गई कि साहब ये कानून गलत है, इसमें पुरुषों को आत्महत्या करने पर विवश किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से डिनाई कर दिया और ये कह दिया कि आप आंकड़ा लाइए। जब हमारे एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स में जब हमारे मामले ही दर्ज नहीं हो रहे, तो आंकड़े कहाँ से? दूसरा तथ्य ये कहा था कि ऐसा क्या कारण है, ऐसे कैसे आप साबित करेंगे कि पत्नी से प्रताड़ित होकर ही इन्होंने आत्महत्या की? तो ये दो बहुत बड़े कारण थे। इसलिए मरने से बढ़िया है अपने केस को डिफेंड करो। जो लोग ये समझते हैं कि नॉर्मल चीजें हैं, चल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आगे चल के नासूर बन जाती है, अपने मामले को गंभीरता से लो, क्योंकि आपका परिवार आपके पीछे है। किसी को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका परिवार डैमेज होगा, आप डैमेज होंगे। संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है, परेशान नहीं होना है, टॉर्चर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये कोर्ट कचहरी है, उसी हिसाब से आपको व्यवहार करना है जिस हिसाब से
सामने वाली पार्टी ने आपको परेशान किया। बाकी का अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये कानूनी दायरे में का और प्रैक्टिकल आधार पे, क्योंकि आज दिन तक माता रानी बगला मुख की ऐसी कृपा है कि मैंने किसी को मेंटेनेंस नहीं दी है। देखो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, 90% मेरी मेहनत मेहनत रहती, लेकिन आज दिन तक का रिकॉर्ड है मैंने किसी को मेंटेनेंस नहीं देने दिया, वो चाहे कुछ भी हो। बाकी ईश्वर, मैंने फंसने नहीं दिया, और इसी उद्देश्य से हमने ये वकालत का पेशा सुना है और आप लोगों के लिए मेहनत करते रहे। धन्यवाद।